जय हिंद। एफकेट के नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम की भी डेट आ चुकी है और जो एग्जाम की डेट है इस बार जो एग्जाम में 3 दिन होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं फैब की तो फैब में 2 दिन एग्जाम हुआ था और इस बार जो एग्जाम है 3 दिन है। यानी इस बार कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा आने वाले हैं जो फॉर्म को भरेंगे, इसीलिए 2-3 दिन की डेट जो है पहले से यहाँ पर रिलीज की गई है जो एफकेट की तरफ से। अब बात करते हैं कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है एफकेट यानी अगस्त में देने वाला है, तो अब यहां से वो कितनी तैयारी करे और कितना वो पढ़े, तो उसकी स्ट्रेटजी को लेके आज हम पूरा बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सामने देखेंगे आप, ये हमने 50 डेज के लिया है, जबकि 50 डेज से ज्यादा है तो कुछ दिन आपको लिए या आपके लिए मैंने छोड़े हैं कि आप 2-3 दिन रिलैक्स मोड पे रह सके, पेपर का जो टेंशन है उसको थोड़ा दिन आप दूर कर सके। सबसे पहले बात अगर मैं करूं, हमारे पास एफकेट के जो मार्क्स हैं या जो पेपर है उसमें जो पैटर्न है, आप जानते हैं कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, वहीं अगर मैं जीए की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग की बात की जाए तो 25 आते हैं, वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 दिन की बात करूं मैथ्स की तो 20 आते हैं। अब देखिए इनमें जो सबसे ज्यादा लेंथी सिलेबस है ना, ये मैथ्स का होने वाला है। यानी बाकी अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, जितना मैं 1 घंटे में कवर कर रहा हूं, अगर उतना ही मुझे मैथ्स में करना तो हार्डली मेरे को 2 से 3 घंटे करने पड़ेंगे, यानी मैथ्स को मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है, देन इंग्लिश जीए का है, देन रीजनिंग का है और देन फाइनली एनए यानी मैथ्स का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करें। देखिए मैथ्स का जो सिलेबस है ना, ये भले ही 20 नंबर का इससे आ रहा है, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा अर्थमेटिक आता है, उसके साथ साथ 1-2 टॉपिक हैं जो एडवांस से रिलेटेड हैं, जैसे कि अगर बात करें मेंसुरेशंस की तो ये भी आता है। अब देखिए हमने चार्ट बनाया 50 डेज का और हर घंटे आपको पढ़ना कितना है। यानी जो बच्चे अभी क्लास आ रहे हैं तो क्लास को अगर आप 3-4 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, घर में कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी ये टोटल टाइम है, आपको कैसे भी करके शेड्यूल ऐसा बनाना है कि हर घंटे जो आपकी पढ़ाई है वो 8 घंटे हो। इसलिए यहां पर हमने लिखा है कि अगर 50 दिन में आप 8 घंटे हर दिन पढ़ते हैं तो जो आपका आवर्स बच जाएंगे वो तो लगभग हो जाएंगे 400 घंटे, यानी 400 घंटे आपके पास हैं अभी यहां तक। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स को। तो मैथ्स को जो आपको क्या करना है, आपको 3 आवर की क्लास लेनी है। यानी अगर आपने शेड्यूल बनाया है कि 8 घंटे मुझे घर में पढ़ाई करनी है तो कम से कम 3 घंटे आपको मैथ्स देना पड़ेगा, जो आज से स्टार्ट करना है आपको। यानी हर दिन 3-3 घंटे मैथ्स, 3-3, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है। 1 घंटे में आप मैक्सिमम 10 या 12 क्वेश्चन कर पाएंगे, वहीं अगर मैं 1 दिन की बात करूं तो मुश्किल से 20 या 30 हो पाएंगे। अब इसमें आपको रिवाइज भी करना है, कुछ नए क्वेश्चन भी है, कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन भी, ये सारे आपको देखने हैं। तो इसलिए आपको शेड्यूल ऐसा बनाना है कि मैथ्स को कम से कम 3 घंटे रखना है, क्योंकि ये ना नंबर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जीए में क्या होगा कि भैया अगर आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, मैथ्स में जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो कर ही लेगा, जबकि वहीं इंग्लिश या इनमें क्या अगर आता है तो सबको आता है, नहीं आता तो नहीं आता, जो भी बच्चा पढ़ने वाला है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा मेहनत आप करते हैं तो आप इसको कर पाएंगे, यानी टाइम अगर आपने दिया है तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। दूसरी बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का क्या है, सिलेबस अगर हम देखे जाए तो लगभग 20 से 25 टॉपिक है और एक टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मुश्किल से आपको 1 या 1.5 घंटे आपको मिलेगा। यानी आप मैक्सिमम 2 घंटे एक टॉपिक को दे सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, एक दिन में 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है हर दिन, और लगभग आपके जो टॉपिक हैं 25 टॉपिक है तो लगभग 2 दिन में एक टॉपिक, 2 दिन में एक टॉपिक, और लगभग जो आपके हो जाएंगे 50 घंटे हो जाएंगे रीजनिंग के। वहीं मैं जीएस की बात करता हूं, ये लर्न करने वाला ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमें करना है। हमें 2 घंटे हर दिन के हिसाब से देने हैं, यानी हर दिन आपको 2 घंटे पढ़ना है। उसमें से 1 घंटे आपको पढ़ना है जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आता है, और 1 घंटे आपको करंट अफेयर करना है। यानी 1 घंटे आपको करंट के क्वेश्चन जो भी है उन्हें रिवाइज करना है या पढ़ना है। हर दिन आपको ऐसा करना है कि हर दिन 1 घंटे सिर्फ करंट के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके जो है, और बाकी 1 घंटे जो बाकी टॉपिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ें, जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करें, जैसे आपको करना। लेकिन 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, और उसमें 1 घंटा आपका फिक्स रहने वाला है। वहीं इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 2 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन क्या है कि इस बार अगर हम बात करें, इस बार अगर आपने एफकेट का किसी ने दिया होगा तो आपको पता है इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की आई थी। वोकैब का इस समय पोर्शन काफी अच्छा था, यानी जिस भी बच्चे को वोकैब अच्छी आती है तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा पेपर इजी था। लेकिन जिन भी बच्चों ने वोकैब पे ध्यान नहीं दिया तो उनके ऑटोमेटिकली नंबर कम आए, इसीलिए मेरिट भी कम गए। तो लगभग आधा घंटा आपको वोकैब पे ध्यान देना, और देन 1.5 घंटा आपको जो इंग्लिश के बेसिक फंड है, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन वगैरह जितना आता है वो सब आपको पढ़ना है। आधा घंटा रोज आपको, भले आप 10-10 जो है
जो वर्ड हैं उनको रिवाइज करें, पढ़े उन्हें, रोज नए वर्ड सीखें वोकैब के 10-10, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेरिट की। ये मैंने वीडियो में डाला भी है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपको मेरिट जानना इसलिए जरूरी किसी भी एग्जाम के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने नंबर में, यानी वो बच्चा जो बहुत कम मेहनत करके बैठा है पहले और सोच रहा है कि आप 50 दिन में मैं पढ़ूंगा, तो आपको थोड़ा मेरिट का भी जानना चाहिए। मेरिट लास्ट टाइम सबसे कम की थी, ये मैंने पहले ही बताया था। रीजन क्या था? एक तो बच्चे भी कम थे, दूसरी बात पेपर का लेवल बहुत अच्छा लेवल था। मैंने अभी कहा नहीं, इंग्लिश का बहुत अच्छा लेवल आया था। जो भी बच्चा वोकैब जिसको आती थी अच्छे से तो वो कर पाया था, अदरवाइज बच्चों से तो वोकैब को वर्ड पता नहीं चले कि कहाँ से आए, बच्चे ढूंढते रह गए कि वर्ड्स हैं कहाँ। और आपको द हिंदू पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स जो वोकैब के थे वहीं से थे। अगर जीके की मैं बात करूँ तो जीके जो था, जो आपका करंट स्टैटिक वाला था, तो वो भी अच्छे लेवल का आया था। मैथ्स भी अच्छे लेवल का था और रीजनिंग थोड़ा इजी था एज कंपेयर, यानी जो पेपर आया था मॉडरेट से टफ लेवल आया था। अलग अलग शिफ्ट में, कुछ शिफ्ट में तो बहुत ज़्यादा टफ आया था। उसी कारण क्या हुआ, जो फाइनल मेरिट है वो कम की थी, क्योंकि कुछ शिफ्ट में पेपर बहुत टफ आया था, कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी लग रहा था। क्योंकि इसमें क्या है, शिफ्ट वाइज होने से क्या होता है, कुछ बच्चों को बेनिफिट मिलता है, कुछ को लॉस भी होता है। और बहुत सारों के क्या होते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स आने थे, लेकिन उनकी शिफ्ट का पेपर टफ होने से क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो जरा आपको ये कट ऑफ जाननी पड़ेगी, जाननी चाहिए। सबसे पहले एफकेट 1 2025 की बात करूं, ये फैब की कट ऑफ है। 121 नंबर जिस बच्चे का हुआ था, तो उसका नंबर आ गया था 121 में। वहीं बात करूं 2024 की 139, आप सब में देखेंगे कि लगभग पीछे से अगर हम देखें तो लगभग 151, 55, 57 ये कम गई है। रीजन कुछ पता नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो हर एग्जाम में बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि शिफ्ट वाइज होने से इस पेपर में बच्चों के कुछ शिफ्ट में बहुत कम हो जाते हैं, और उसी को बेस मान के जो कट ऑफ है वो निर्धारित की जा रही है। और आप देखेंगे 2021 में तो 165 की थी, और अभी देखें 121। तो ऐसा नहीं कि ये कट ऑफ कम ही रहने वाली है, कभी भी बढ़ जाएगी, वो फर्क नहीं पड़ता है। क्या पता शिफ्ट वाइज सभी शिफ्ट में एक जैसा पेपर आ जाए, उससे कट ऑफ बढ़ जाएगी। लेकिन किसी भी शिफ्ट में कम आने से पेपर में यही होगा कि कट ऑफ पे असर पड़ेगा। टफ पेपर आने से कट ऑफ कम जाएगी, और वो अगले साल कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक चांस है वो हम बाद में बात करेंगे कट ऑफ का। अब आते हैं क्या क्या टॉपिक है हमारे, क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर जो बच्चा पढ़ चुका है या जो अभी तैयारी में लगा हुआ है, तो आपको इन टॉपिक को दोबारा से एक और बार रिवाइज करना है। यानी जो 50 दिन है, तो इसमें आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले बात करते हैं एफकेट इंग्लिश का। कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसके लिए आपको अखबार की मदद लेनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, और जो 2 घंटे रखे हैं, अगर आपके पास 8 घंटे के अलावा और टाइम है, तो उसमें आप अखबार को जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर रीडिंग करने के ज़्यादा डालें, ठीक है। वहीं बात करते हैं सेंटेंस करेक्शन। ये आपको तभी आ पाएगा जब आपने इंग्लिश को अच्छे से समझा है, क्लास में अच्छे से पढ़ा है, जो टीचरों ने आपको पढ़ाया आपने उस पर अच्छे से ध्यान दिया है। तो ये आपको अपने नोट्स को दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, को सिनोनिम एंटोनिम्स तो ज़्यादा कुछ टफ आते नहीं है, आपको बस कहानी की तरह उन्हें याद करना है, और ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यानी उस पे वर्ड पे कोई कहानी आप बनाएं, उसी का सिनोनिम के तौर पर आप सभी को लिखें इस तरह के। वैसे एंटोनिम का एक छोटी सी कहानी के तौर पे इसके 5-6 जो आते हैं, जो भी एंटोनिम्स हैं किसी वर्ड्स के, उनको लिखें। यानी अपने वर्ड्स में इन्हें यूज करें, सिर्फ रटे ना, कोई वर्ड्स बनाएं, कोई उस पर पैरा या छोटी सी लाइन बनाएं, उससे याद करें। वहीं बात करते हैं क्लोस्टर, आइटम फ्रेज। आइटम फ्रेज ये अच्छे वर्ड है, ये आपको इजीली हो सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल सेट करें, उसके आधार पर उन्हें बनाएं। जैसे एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल आते हैं, अगर हम बात करेंगे डार्क हॉर्स आता है, बहुत सारे ऐसे आइटम फ्रेजेस आते हैं जो आप कहानी के तौर पे सुनेंगे तो आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। हिट इन द नेल आता है, कि नेल का मतलब होता है कील को सही जगह मानना, तो हिट इन द नेल है। और उसी को क्या कहते हैं कि भैया आपका जो उसका आइटम फ्रेज है वो है कि आपका बिल्कुल सही जगह पे निशाना लगना, या ऐसी कुछ है। आप उसको कहानी के तौर पर बनाएंगे, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी हमारे टीचर हैं, वो आपको पढ़ा ही रहे हैं। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं आपके लिए क्लासेस में तो है ही, अगर आप घर में भी किसी डाउट में फंसते हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी टीचर आपके लिए ऐसा नहीं कि मना कर देगा, हर टीचर यहाँ पर आपके लिए तैयार है। बस एक ही उम्मीद लगाए बेटा कि आपको सिलेक्शन हो और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बात करते हैं ये इंग्लिश के जो आपको पढ़ना है। वहीं अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस में ये सारे टॉपिक मैंने बताए भी थे, लेकिन हाँ डिफेंस रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उस पर आपको स्पेशल ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इस बार आप जानते हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो कौन सी मिसाइल थी, कौन कौन सा हमारा एयर डिफेंस, यानी डिफेंस से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं वो आपको अपने मतलब ध्यान में रखना है कि ये वर्ड यहाँ यूज हुआ, यहाँ यूज हुआ, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, खुद से बनाने पड़ेंगे आपको।
तो उस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। स्पोर्ट्स का आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का आता है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आता है, कल्चर आता है, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये सारा टॉपिक है, इनको आप रिवाइज करें, और जो 2 घंटे उसके लिए लिखे हमें, तो उसमें यही करना है आपको, छोटे छोटे आधा आधा घंटे के ब्रेक बनाओ, उसी में आप पढ़ें, ठीक है। अगर मैं बात करूं एफकेट के मैथ्स और रीजनिंग का, तो इसके लिए मैंने इसीलिए हर दिन 3 घंटे दिए, क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस करने पे जाओगे ना, 1 घंटे में मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप। तो हमें स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड के साथ साथ यानी जो नए क्वेश्चन है जो आपने किए वो तो ईजी है, नए क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है, सबसे पहले तो टाइम आपका कम होगा हर क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ें आपको क्या करना है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना हर चैप्टर के, जो हमने नोट्स में पढ़ाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, पहले इन टॉपिक को आपको क्लियर करना है, ठीक है। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एरिया पेरीमीटर, इन सब में एक दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 20 आपके क्वेश्चन आते हैं जो मैथ्स के हैं। लेकिन अगर आप ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 20 में से 20 आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश की, रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टॉपिक मैक्सिमम अगर टाइम लेगा तो 2 घंटे की क्लास उसके लिए सफिशिएंट है। यानी आप 2 घंटे अगर पढ़ते हैं, क्लास में भी आपने देखा होगा जब आपको पढ़ाया जाता है तो 2 घंटे में कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक आधा टॉपिक ऐसा होगा जिसको 3 या 4 घंटे लग जाए, अदरवाइज सभी टॉपिक 2-2 है। कुछ तो ऐसे हैं नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज, डिवीजन ऑफ फिगर, ये तो आधा घंटे के टॉपिक है। तो आपको रोज 1 घंटा पढ़ना है, सिलेबस आपने कर लिया, बस उसको रिवाइज करना, जो जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो रीजनिंग के हैं और हर दिन आदत डालें कि हर दिन पढ़ें। ऐसे नहीं कि एक दिन मैंने 8 घंटा सिर्फ मैथ्स ही मैथ पढ़ा, एक दिन 8 घंटे मैंने जीएस पढ़ा, ये गलत स्ट्रेटेजी है। आप एक पैटर्न बनाएं ताकि आपको ना हर एक प्रैक्टिस हो जाए हर एक सब्जेक्ट की, क्लियर है। तो लगभग आपको इसी तरह पढ़ना है। 50 दिन का शेड्यूल मैंने दे दिया है कि आपको हर दिन 8 घंटे पढ़ना है। उससे ज़्यादा अगर कोई पढ़ना चाह रहा है या कह रहा है कि सर मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप क्या करें, एक्स्ट्रा चीज़ों पे यानी जो भी आपने पढ़ा है उनका रिवीजन करें उस टाइम, और उस टाइम उन 8 घंटे में आप कुछ नया सीखें। यानी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मार्केट में ऑनलाइन है या बुक्स में कुछ ऐसी चीज़ें जो क्लास में नहीं हुई हैं, उन चीज़ों को पढ़ें, ठीक। अगर आप इसी तरह रेगुलर एक स्टडी से पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। और मेरिट आप जानते हैं कि मेरिट हर बार कम हुई है, मे बी इस बार कम हो या इतनी ही रहे। तो अगर 121 ही रहती तो आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का, ठीक है।